युद्ध जिसे कहते हैं, एक प्रॉपर वर्ल्ड वॉर होगी जहाँ पर छोटे छोटे वॉर नहीं होंगी बट कंट्रियों के बीच में आजकल तो हवा से ज़्यादा वॉर होगी, वो 2032, 31, 32 के टाइम होगी। मगर वो भी एक न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, मगर एक वॉर होगी जहाँ बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे से लड़ेंगे। 2032 के बाद, 33-34 के बाद एक नए वर्ल्ड का विद डिफरेंट अलाइनमेंट्स होंगे। उसमें मेरे हिसाब से कुछ जो रिलीजन्स हैं उनकी जो तरीका है या मेथड है या जिस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं उसमें चेंज होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया केओस की तरफ जा रही है? टू रिपीट, क्या दुनिया केओस की तरफ जा रही है? बहुत लोग पूछते हैं, क्या दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी? क्या त्राही त्राही मचेगी? क्या ह्यूमन रेस खुद से खुद को खत्म कर देगी? क्या एटॉमिक एनर्जी के वेपन्स में आएंगे और उनके कारण दुनिया खत्म हो जाएगी? मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई संकेत मुझे नहीं मिलता है। पर अभी जो हालत है और हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इस केओस की गणना करते हैं, जो मैं कह सकता हूं वो ये कह सकता हूं कि एक तरह से ऑर्डर को चेंज कर रहा है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है। जब बड़े ग्रह अपनी राशियां चेंज करते हैं तो दुनिया में कुछ पैटर्न्स दिखते हैं और वो पैटर्न्स ये होते हैं कि पावर का शिफ्ट होता है, पुराने जो अलायंसेस वो ब्रेक होंगे और नए जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स का बनना होगा। बस यही होगा। अगर आप ये सोचिए कि एटम बॉम्ब गिर जाएगा और दुनिया का तहस नहस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अप्रैल 15 तक अमेरिका विल कंट्रोल ईरान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका विल विन, वॉर में अमेरिका विन करेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो भी चीज कर रहे हैं वो सब बहुत ही इंटेलिजेंटली कर रहे हैं उनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से। मैं ये नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट वॉट एवर जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक बहुत ही सोची समझी एक्शन के साथ कर रहे हैं। कि इसके अंदर जो एक कंट्री जिसकी हॉरोस्कोप मैंने देखी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उभर के आएगी और एक नई दिशा की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ जो केओस का कारण बनेगी, वो है टर्की। तो टर्की विल बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो कि मिडिल ईस्ट में अगेन केओस का एक माहौल लाएगी। नमस्कार, यू आर वाचिंग शंकर एस्ट्रोलॉजी। अगर आप ध्यान से देखें, दुनिया एक अजीब फेज से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत बढ़ रहा है। ईरान ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है आज की तारीख में। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ग्रहों के लेवल पर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल साइकिल एक्टिवेट हो रहा है? मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मेदिनी ज्योतिष इसको कहते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि जब कुछ प्लैनेटरी पैटर्न्स एक्टिवेट होते हैं तब दुनिया में बड़े पावर शिफ्ट्स शुरू होते हैं। और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्या ग्रह संकेत दे रहे हैं आने वाले समय के लिए? क्या ये वॉर एंड डिस्ट्रक्शन का टाइम है या आने वाले समय कुछ और ही दिखाना चाहता है, या फिर सिर्फ कुछ समय के लिए हम ग्लोबल लेवल में ये केओस देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा? आप ये समझिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? मंडेन एस्ट्रोलॉजी कोई मॉडर्न, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमारे पुरंतः भारत में, एंशिएंट भारत में भी राज ज्योतिष हुआ करते थे और राज ज्योतिष का कंसेप्ट था। इसका सबसे बड़ा रेफरेंस मिलता है बृहद संहिता में, जो लिखी थी महान ज्योतिष वारामेहर ने। इस ग्रंथ में वारामेहर जी ने लिखा था कि ग्रहों की गति से राष्ट्रों की स्थिति समझी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध, अकाल, राज्य में परिवर्तन तक के संकेत मिलते थे और बताए जाते थे। मंडेन ज्योतिष सालों से लोग ग्लोबल प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईरान किस डायरेक्शन और साइन से जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट। क्लासिकल मंडेन मैपिंग के अकॉर्डिंग वेस्ट एशिया का रीजन जिसमें पर्शिया या ईरान आता है, उसमें स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक और धनु यानी सैगिटेरियस का इन्फ्लुएंस जुड़ा हुआ है। इसका रीजन भी इंटरेस्टिंग है। स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है सीक्रेट पावर को, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स को, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को, स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट को, और सैगिटेरियस क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलीजियस आइडियोलॉजी को, फिलोसॉफिकल बैटल्स को, बिलीफ बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप ईरान की जियोपॉलिटिक्स देखें और समझें तो ये दोनों एनर्जीज क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। स्कॉर्पियो और सैगिटेरियस दोनों की एनर्जीज क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं। वॉर कब ट्रिगर होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में?
वैदिक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के कुछ क्लियर रूल्स हैं। युद्ध या जियोपॉलिटिकल टेंशन तब बढ़ता है जब कुछ प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट आते हैं स्थल पे, एनर्जी जिनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें मैं कोर प्लैनेट को मंगल को मानता हूँ और राहु को मानता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल जो है वो वॉर का, मिलिट्री का, एग्रेशन का, राहु सडन इवेंट्स, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, डिसेप्शन, मिसाइल, साइबर अटैक्स दिखाता है। हम जो आज की स्थिति है उसमें मंगल और राहु को मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन प्लैनेट्स हैं। और आप मंगल और राहु की स्थिति को देखिए। मंगल जो है वो राहु की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो राशि जो है वो है एक्वेरियस राशि। ये जो राशि है इसके अंदर ये बाकी राशि से बहुत अलग है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कार्मिक लोड होता है, कार्मिक डेट होता है और बहुत सारी चीज़ों का ये अपना जो पिछड़ा हुआ है उसका आपको नादान या जो भी होता है उसको दिखाता है, जिस पे मैं किसी और वक्त पर डिटेल्स में जाऊँगा। तो ये जो मंगल और राहु की युति एक्वेरियस में बन रही है, ये एक अलग प्रकार की युति बन रही है और मंगल जो है वो राहु की तरफ बढ़ रहा है धीरे-धीरे और कंजंक्ट होगा। मंगल राहु के आगे है शनि जो कि पीसेस की राशि में है और इस टाइम कंबस्ट भी है, उसने अपना नक्षत्र भी चेंज करा है, वाटरी साइन में भी है। तो ये जो स्थिति थी जब मंगल कैप्रिकॉर्न में गया था या मकर में गया था, तो एक युद्ध की स्थिति शुरू हुई थी ईरान में और मिडिल ईस्ट में शुरू हुई थी। और अगर हम मिडिल ईस्ट की हॉरोस्कोप देखें, उसमें हम खास कंट्रीज़ की हॉरोस्कोप देखें, स्पेसिफिकली ईरान की हॉरोस्कोप देखें, तो उसमें आप ये देखिएगा उनका कर्क लग्न है और राहु उससे 8वां प्लेस्ड है। तो जुपिटर चाहे एक्सॉल्टेड है मगर उससे राहु 8वां है, उससे ये दिखाता है कि वहाँ पर चेंजेस होंगे, आइडियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, फिलॉसफिकल चेंजेस होंगे। जो युद्ध हुआ है, आजकल जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में आपने बहुत वीडियोस देखे, युद्ध के कारण के लोगों ने बहुत विश्लेषण किए हैं। बिना उसको ज़्यादा उस पर ड्वेल करते हुए मेरा जो अपना सोचना है कि जो ये युद्ध हुआ है मंगल और राहु, शनि, हिंदुस्तान की पथरी देखिए, ईरान की भी पथरी मैंने देखी है जो कि पीछे मेरे आपको मैं दिखा दूंगा, ईरान की पथरी इत्यादि आप देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। इसको अगर आप देखिएगा तो मेरे को अब जो लगता है, और गुरु जो कि अपनी पोजीशन चेंज करा है, तो ये जो युद्ध है ये इस समय बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये युद्ध मेरे हिसाब से 15 अप्रैल तक इसको खत्म हो जाना चाहिए, इसको विराम लग जाना चाहिए। हालांकि मेरे बहुत, अगर आप डीपली एनालाइज करिए तो 5 अप्रैल मेरा, मैं तो 2 अप्रैल कहता हूँ, मगर हम उसको कैलकुलेशंस है, अनामशार को देखते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए, कॉन्ट्ररी टू व्हाट ऑल अदर एस्ट्रोलॉजर्स आर सेइंग, मैं कहता हूँ कि 15 अप्रैल तक युद्ध में विराम लग जाएगा, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। मेरी जो गणना है उसके हिसाब से युद्ध में ईरान जो है वो परास्त होगा, ईरान को झुकना पड़ेगा, ईरान कैप्चर होगा या ईरान के ऊपर अमेरिका हावी हो जाएगी या बाकी कंट्रीज उसको कंट्रोल कर लेंगे, बट ईरान विल गेट अंडर कंट्रोल, ईरान विल गेट कंट्रोल्ड बाय 15 अप्रैल। मेरे हिसाब से एक तरह से अमेरिका की जीत होगी कि वो ईरान को कंट्रोल कर लेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। 15 अप्रैल तक ईरान विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए। जहां तक मैं डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप देखता हूं, यूएसए की हॉरोस्कोप देखता हूं, तो यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में बहुत ही समावेश बनता है और डोनाल्ड ट्रंप विल गो इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूएसए फॉर अ लॉन्ग टाइम। डोनाल्ड ट्रंप का नाम रहेगा, नाम करके जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का, कॉन्ट्ररी अगेन to what people say, Donald Trump will play a very important role in making USA for the future. For the future, USA को बनाने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत पॉजिटिव हाथ रहेगा। जैसे कि पुराने प्रेसिडेंट्स में मैं किसका, रोनाल्ड रीगन का नाम ले सकता हूँ, जैसे रोनाल्ड रीगन ने करा था यूएसए के लिए, वैसा ही कुछ ट्रंप जी भी पॉजिटिव करके जाएंगे। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी देखिए, लोग उनको खैर उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, ये क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो सब के पीछे बहुत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनकी पत्री जिसमें कि सूर्य राहु साथ में है, लियो लग्न में है, राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन देखिए, यूएसए की पत्री देखिए, तो वो एक ऐसी पत्री है जिसमें कि कोई ऐसा बात नहीं करते हैं जिसके कोई रीज़न नहीं होगा।
जो भी कुछ वो बोलते हैं, जो भी कुछ वो कहते हैं, मेरी गणना के हिसाब से उनकी पत्री में वो सब चीज़ के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, एक रीज़न होता है। एंड व्हाट आई फील इज़ यूएसए एंड इज़राइल विल बी एबल टू गेट कंट्रोल ओवर ईरान एंड मिडल ईस्ट में अप्रैल 15 तक एक शांति का वातावरण शुरू होगा। जुपिटर का रोल क्या है? जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमें समझाता है, बताता है, गुरु है। गुरु का रोल यही है। और अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आता है कि जुपिटर आजकल अतिचारी चलेगा 2025 से 32 तक, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जुपिटर के अतिचारी होने से पूरे युद्ध में बहुत धर्म को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, रिलीजियस सिस्टम्स को लेकर और ग्लोबल फिलॉसफी को लेकर बहुत सारे पैटर्न में चेंजेस आएंगे। जब जुपिटर अनयूजुअल मोशन करता है, जैसे कि अतिचारी भी होता है, फिर डायरेक्ट भी होगा, उसमें हमें अतिचारी गति कहते हैं। तो कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को वो एक कैटलिस्ट बनता है और उसको एक्सेलरेट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, वो हमारी दुनिया का एक बिलीफ सिस्टम है। रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। तो जुपिटर जो है वो सिविलाइजेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति जब अतिचारी है और 7 साल तक इसका ऐसा मोशन रहेगा, तो इस समय जो वे ऑफ लाइफ है वो चेंज करेगा। और मेरे हिसाब से जो मिडिल ईस्ट, जो इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पर वे ऑफ लाइफ चेंज होगी, वहाँ सेकुलरिज्म बढ़ेगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझने की कोशिश करिए इस चीज़ को। मंगल, राहु और शनि के पोजीशंस को मैंने आपको समझाया है। इसको आप प्रेडिक्शंस में बहुत इम्पोर्टेंट वे में हम लेते हैं और मैंने लिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया केओस की तरफ जा रही है? तो रिपीट, क्या दुनिया केओस की तरफ जा रही है? बहुत लोग पूछते हैं क्या दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी? क्या त्राही त्राही मचेगी? क्या ह्यूमन रेस खुद से खुद को खत्म कर देगी? क्या एटॉमिक एनर्जी के वेपन्स में आएंगे और उनके कारण दुनिया खत्म हो जाएगी? मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई संकेत मुझे नहीं मिलता है। पर अभी जो हालत है और हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इस कियोस की गणना करते हैं, इसे जो मैं कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि एक तरह से ऑर्डर को चेंज कर रहा है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है। जब बड़े ग्रह अपनी राशियां चेंज करते हैं तो दुनिया में कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, और वो पैटर्न्स ये होते हैं कि पावर का शिफ्ट होता है, पुराने जो अलायंसेस वो ब्रेक होंगे और नए जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स का बनना होगा। बस यही होगा। अगर आप ये सोचिए कि एटम गिर जाएगा और दुनिया का तहस नहस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये सब कॉस्मिक साइकिल्स का पार्ट है, क्योंकि ज्योतिष एक चीज है जो क्लियर करता है, इवेंट्स क्रिएट नहीं करते हैं। वो सिर्फ कलेक्टिव कर्मा का टाइमिंग रिवील करते हैं। ग्रह आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, चीजों को चेंज करते हैं। इसीलिए जब दुनिया में टेंशन बढ़ता है तो शायद वो एक नया ग्लोबल बैलेंस की शुरुआत होती है। सवाल ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं, वॉर होगी ये या नहीं। सवाल ये है कि इस कॉस्मिक साइकिल के बाद दुनिया का नया ऑर्डर कैसा होगा। तो मेरी अपनी समझ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूल्स को लगाकर मैंने जो प्रेडिक्शंस किए हैं, फिलहाल वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रही है। लेट्स बी वेरी क्लियर, देयर इज नो वर्ल्ड वॉर 3। अब मैं आपको एक थोड़ा सा दुनिया में क्या सिचुएशन है और क्या मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है संक्षिप्त में बताता हूँ। मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपसे कहा, अप्रैल 15 तक अमेरिका विल कंट्रोल ईरान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका विल विन, वॉर में अमेरिका विन करेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सब बहुत ही इंटेलिजेंटली कर रहे हैं उनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से। मैं ये नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट वॉट एवर जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक बहुत ही सोची समझी एक्शन के साथ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ मेरे को ये लगती है कि इसके अंदर जो एक कंट्री जिसकी हॉरोस्कोप मैंने देखी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उभर के आएगी और एक नई दिशा की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ, जो क्योस का कारण बनेगी, इश्यूज बनेगी, वो है टर्की। लोगों ने टर्की की हॉरोस्कोप नहीं देखी है, आप टर्की की हॉरोस्कोप देखिएगा
तो टर्की विल बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन 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 द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो कि मिडिल ईस्ट में अगेन केओस का एक माहौल लाएगी। ईरान में जहाँ तक है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा 100%। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल में मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि इजराइल में शांति आएगी। मेरे ख्याल से इजराइल और टर्की के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। अमेरिका जो है वो अगले 5 साल में अपना जो अगले 2 साल में, मैं कहता हूँ अगले 2 साल में 3 साल में देखेगा, बाकी जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको भी एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, एज फार एज मिलिट्री पावर इज कंसर्न, वो अपना दबदबा बनाएगी। यस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो होगा उसका कम होगा, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसमें थोड़ी कमी होगी। मेरे हिसाब से चाइना जो है वो एक बहुत ही प्रिकेरियस पोजीशन में होगा, जहाँ की चाइना का जो वर्चस्व है वो कम होगा। और 2028 के बाद अब देखिएगा चाइना का इकोनॉमिक जो इतना पावर हम लोग आप कहते हैं, एक इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑफ चाइना विल कम। चाइना उसको कवर अप करने के लिए आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम करेगा, वहाँ अशांति फैलेगी और इन सब चीज़ों का ट्रिगर नवंबर दिसंबर में आएगा, जबकि केतु और जुपिटर और मंगल का एक युति बनेगी लियो में, बहुत कम बनी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो युति बनेगी। तो चाइना का एक इकोनॉमिक डाउनफॉल बहुत ज़्यादा होगा। रशिया अपने आप में बहुत सक्षम होकर आएगा। रशिया विल इंक्रीज इट्स पावर और अपना दबदबा बढ़ेगा। ये सब जो लोग सोच रहे हैं कि चाइना और रशिया एक साथ हैं, वो सब मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। रशिया इंडिपेंडेंट है। जहाँ तक ईरान का है, ईरान का एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ईरान का डाउनफॉल होगा ईरान के लोगों के कारण होगा। ईरान के कुछ लोग होंगे जो गुप्तचर होंगे, कुछ उनके लोग होंगे जिनको दगा करेंगे। ईरान में परिवर्तन आएगा, मगर ईरान के अंदर की अराजकता होगी वो बढ़ेगी, क्योस बढ़ेगा, वो चीज़ें ईरान में अभी चलती रहेंगी। मगर ईरान का डाउनफॉल विल बी बिकॉज ईरान के खुद के लोग, खुद के अंदर जो स्पाई, डिटेक्टिव्स एक्सेट्रा, वो उनको दगा देंगे और एक नए, मेरे हिसाब से अमेरिका का ही या किसी और मुल्क से मिलकर किसी आदमी का राज्य बनेगा। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया इंटरनेशनली विल बी अपने आप को बहुत अच्छी तरह कर पाएगा। इंटरनेशनल में उसका नाम होगा, इंटरनेशनली अपने आप को सेफ रखेगा, इंटरनेशनली किसी भी इशू में नहीं फंसेगा। मगर इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ख़राब समय है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़राब समय है। जून का समय, अक्टूबर दिसंबर का समय और आगे चल के जो 1-2 साल का समय, पाकिस्तान मेरे ख्याल से 4 या 6 भागों में बटेगा और मेरे हिसाब से अगले 2027 के अंत तक पीओके शायद हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए या पाकिस्तान खुद 5-6 खंडों में बट जाएगा। बहुत ही ख़राब समय है पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है उनके लिए समय अच्छा नहीं है, जिससे कि इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इंडिया पे कोई अटैक करेगा। इंडिया कैन अटैक पीपल, नोबडी विल बी एबल टू अटैक इंडिया, दैट इज़ फॉर श्योर। इंडिया का मगर अंदर का जो होगा सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। इंडिया विल ग्रो, टेक्नोलॉजी में ग्रो करेगा, बाकी चीज़ों में इसकी ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा। बट इंडिया में आइडियोलॉजिकल इश्यूज को लेकर, पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, दुश्मनियों को लेकर, स्पाई एक्टिविटीज़ को लेकर, राजा को पुल डाउन करने को लेकर, इन सब चीज़ों की चीज़ें, कुछ गलत डिसीशंस भी हो सकते हैं, कुछ लीडर्स दगा भी दे सकते हैं। इन सब को लेकर हिंदुस्तान के अंदर में अराजकता का मेरे को ज़्यादा प्रभाव लग रहा है। ये सब चीज़ें मेरे को जून में और नवंबर दिसंबर में ज़्यादा होते हुए दिख रही हैं। 2027 के बाद जो मैंने आपको चाइना के बारे में बताएंगा, जून के बाद आप देखिएगा वो होगा। 2028-29 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंजेस आएंगे, जो मैंने आपको चाइना का इंक्रीज्ड डिक्लाइन बताया, रशिया को इंक्रीज होते हुए बताया, वो सब जो वर्ल्ड केओस है एक चलता रहेगा। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज नॉट अ वर्ल्ड वॉर, चेंज इन द पैटर्न्स, चेंज इन लोगों के खंड होना, लोगों के अलाइनमेंट्स, जो मैंने आपको अपने वीडियो के शुरू में बहुत देर तक बताया, वो सब चीज़ें होना शुरू होंगे। अगर एक युद्ध जिसे कहते हैं प्रॉपर वर्ल्ड वॉर होगी, जहाँ पर छोटे छोटे वॉर नहीं होंगे बट कंट्रियों के बीच में आजकल तो हवा से ज़्यादा वॉर होगी, वो 2032 के टाइम होगी। मगर वो भी एक न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, मगर एक वॉर होगी जहाँ बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे से लड़ेंगे। 2032 के बाद
33-34 के बाद एक एक नए वर्ल्ड का विद डिफरेंट अलाइनमेंट्स होंगे। उसमें मेरे हिसाब से कुछ जो रिलीजन्स हैं उनकी जो तरीका है या मेथड है या जिस तरह उस रिलीजन्स अपने आप को कंडक्ट करते हैं उसमें चेंज होगा, जिसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इस्लाम में भी हो सकता है, क्रिश्चियनिटी में भी हो सकता है। सब रिलीजन्स के वे ऑफ लाइफ में, वे ऑफ ऑपरेशंस में चेंज होगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा 2034 के बाद। हिंदुस्तान की राहु की दशा चालू होगी 2034 के बाद। इंडिया विल बी अ वेरी बिग वर्ल्ड पावर फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर पीपल and for manufacturing. तो this is what I see as the world for the next 7 years। और इसी पीरियड में 2025 से 32 तक जुपिटर अतिचारी रहेगा। शनि जब रोहिणी नक्षत्र में होगा 31-32 से, उस समय हो सकता है जो हम लोग कहते हैं कि एक वर्ल्ड वॉर, मगर वर्ल्ड वॉर ऐसी नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाएगा, मगर हाँ अलग अलग कंट्रीज में होगा, वॉर होगी, अलाइंड फोर्सेस चेंज होंगी, वो ज़रूर होगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका बिल्कुल नीचे चला जाएगा, वो भी नहीं होगा। इस समय भी अमेरिका का भी वर्ल्ड पावर एज अ मिलिट्री पावर रहेगी। यस, इकोनॉमिक्स में या अपने जो वर्चस्व एज इकोनॉमिक पावर यूएसए का थोड़ा सा डाउन आएगा। 34 के बाद इंडिया विल बी अ वेरी बिग वर्ल्ड पावर टू रेकन विद। ये मेरा मतलब मोटा मोटा बहुत जल्दी मैंने जो मेरे को लगता है आपको प्रेडिक्शंस दिए हैं। लेट अस सी कितने राइट आते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट important is the Iran war should finish by April 15th and America should be successful. Let us see इसमें हम कहाँ तक सही आते हैं, बहुत दूर नहीं है 15-20 से। थैंक यू वेरी मच।